बताओ कहाँ तक पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में टिश्यू में? ये अच्छा जानते हो जो बोन होती है ना, बोन को हम लोग एक स्पेशल टाइप का टिश्यू ही बोल सकते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी है बोन को, समझ गए? सबसे हार्डेस्ट बोन कौन होती है ना? और सबसे बड़ी बोन कौन होती है? हाँ, सबसे बड़ी बोन कहाँ होती है? थाई बोन ना। और सबसे छोटी बोन कहाँ होती है? उसका क्या नाम था? हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे, इसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिए थे, आज पढ़ना है एडिपोज और इस। चलो यहाँ थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, शांत रहो अब। देखो ये था स्केलेटल टिश्यू, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना? तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इनेमल ऑफ टीथ, है ना? और हार्डेस्ट टिश्यू पूछा तो क्या होगा? बोन। मतलब बोन बोला, स्केलेटल तो पूरा हो जाएगा ना, वो भी सही रहेगा। देखो अब इसमें जो स्केलेट बोन बोन देखो अब स्केलेटल टिश्यू में दो टाइप का, ये दो टाइप होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन्स। बात समझ गए? हम लोग में कार्टिलेज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जो कार्टिलेज है देखो, ना तो पूरी तरह से बोन है और ना पूरी तरह से मसल्स है, दोनों के बीच में है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो ईयर पिन्ना है, इसको कान नहीं बोलते, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, ठीक है? और ये नोज टिप है, ये जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया, विंड पाइप जो सी शेप्ड होती है, जिसके थ्रू वो जिसे एयर पास होते हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है। ऐसे ये ईयर पिन्नस को करोगे थोड़ा तो स्ट्रेच हो जाएगा और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन बोन क्या होता है? बोन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना? हम लोग में इसमें ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर मिलेगा तुम लोग को जब क्लास 10th में जाओगे या 11th में, स्केलेटल सिस्टम, तब उसमें ज़्यादा डिटेल है। बस इसमें इतना समझना है कि ये टिश्यू जो होता है इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके, समझ रहे हो बात को? तो स्केलेटल में पहले तो ये कार्टिलेज होगा और दूसरा बोन होगा, बस इतना समझना है। और ह्यूमन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैसा होता है? इंडो की इग्जो, इंडो भी होता है और इग्जो भी होता है। देखो ज़्यादा हम लोग का जो सिस्टम है वो होता है इंडो, हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। और जैसे ये नाखून है, ये भी हार्ड पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, ये भी तो आएगा उसमें, हार्ड पार्ट में आएगा। ये क्या है? इग्जो है। किसमें इग्जो होता है पूरी तरह से? कौन सा बताया थे? तुम उठो वहां से, वहां बैठ जाओ सीधा एकदम। और तुम भी आओ वहां से, उठो उठो, तुमको बोले हैं, आ जाओ इधर, आओ यहाँ बैठो आगे, हाँ यहाँ बैठो। चलो किस में होता है इग्जो सेलुलर सिस्टम? कॉकरोच में। तुम लोग देखो कॉकरोच, देख के डर जाते हो? हाँ, मारना नहीं होता है बेटा कॉकरोच को। चलो तो अब देखो, अब दूसरा, अब अगला जो पार्ट है इसमें कार्टिलेज है। देखो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया था? ये तो बात हो गई नोज में, ईयर पिंडा में, ट्रैकिया इसको विंड पाइप बोलते हैं। अब ये इसमें ना एक सेल होती है, देखो कॉन्ड्रोसाइट सेल, जो सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट, वहां से कार्टिलेज बनता है। जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे एक बात कि ब्लड कहाँ से बनता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से। जो बड़ी बड़ी, तुम भी बात कर रहे हो, तुमको भी यहाँ बैठा दें अब दोबारा अगर करोगे तो बैठा देंगे इधर, ठीक है? कॉन्ड्रोसाइट जो होती है, इससे क्या बनता है? ये सेल आगे मॉडिफाई होके क्या बनाता है? कार्टिलेज, ठीक है? अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बोन में तो कौन सा बोन बनाता है। और देखो ये कल स्ट्रक्चर बताए थे, ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो जो रेड कलर वाली है, तो इनके बीच बीच में भी कार्टिलेज देखने को मिलता है। ये जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ये वाले, है ना? इनके बीच में ऐसे ऐसे कार्टिलेज होते हैं, जिससे कि वो जो बैक बोन है हम लोग ऐसे से मूव कर सकती है थोड़ा बहुत, है ना? अब इसकी वजह से ही है अपने स्थान पे। कभी कभी इसमें ना, अच्छा इसी के बीच से, इसके बीच से स्पाइनल कार्ड होके जाती है,
तुम लोग जानते हो स्पाइनल कार्ड क्या होता है? जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाती है बॉडी में, तो पहले जो ब्रेन से मेन लाइन होती है उसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। वो ऐसे इससे बीच से होके जाती है। इसमें बहुत सारी स्पाइनल कार्ड होती हैं। कभी कभी ना इसमें इसमें खिंचाव आ जाता है, इसको स्लीप डिस्क बोलते हैं लोग। बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, लोग मतलब उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं इतना, क्योंकि पूरा सेंसेशन गायब, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है सब इसे जाती रहती हैं। अब इसमें सब में ना अलग अलग ऐसे रहते हैं, ये पैर में जाएगी, ये हाथ में जाएगी, तो अगर कोई भी एक मिस हो गई तो जिधर की मिस हुई होगी उधर की समस्या हो जाएगा। कोई को भी एक पैर का हो जाता है, किसी दूसरे पैर, दोनों पैर का हो जाता है, किसी किसी का हाथ में दिक्कत होने लगता है ना। अब जो पैरालाइज होता है ना लोग, जब पैरालिसिस होता है तो उसमें भी यही सब डैमेज होती हैं, बात समझे। तो ये हो गया आपके कार्टिलेज का। अब देखो दूसरा है बोन। अब बोन क्या है? सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है ना, हार्डेस्ट टिश्यू है। अब सबसे पहली बात ये समझना कि जो एक सेल होती है ऑस्टियोसाइट बोलते हैं उसको, ये ऑस्टियोसाइट से मिलके बनती हैं, मिलके नहीं मतलब ऑस्टियोसाइट से इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे जब कोई बेबी बन रहा होगा तुरंत तो बन नहीं जाएगा बोन, पहले एक सेल रहेगा, तो जो सेल रहती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। अब यही ऑस्टियोसाइट आगे चल के बोन बनाएगी। अब देखो बोन और कार्टिलेज में जो डिफरेंस है, देखो ऐसे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मान लो हम कह रहे हैं बोन को काट के इतना बड़ा देखा गया ऐसे, और इधर एक कार्टिलेज देखा गया, ध्यान समझना, कार्टिलेज थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जानते हो? इसके अंदर जो डेंसिटी है, मान लो ये कार्टिलेज है और ये वाली क्या है? बोन है। तो बोन के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। डेंसिटी समझते हो? यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहेगी और इसमें डेंसिटी कम रहेगी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो सकता है, और ये जो बोन है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसीलिए बोन अगर कहीं से मुड़ेगा तो उसके बीच में एक जॉइंट होगा, बिना जॉइंट के बोन मूव नहीं कर सकता है ना। और वो जॉइंट भी बहुत टाइप के होते हैं। जब कभी तुमको लोगों को मिलेगा ये पढ़ने को, स्कूल सिस्टम उसमें पढ़ाया जाएगा कि जॉइंट के कितने कितने टाइप होते हैं। जैसे देखो, जैसे कि मेरे हाथ में, मेरे नहीं मतलब सब लोग में, यहाँ पे ऐसा जॉइंट है, तो ये केवल ऐसे और ऐसे मुड़ सकता है। अब कोई ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मोड़ेगा, मोड़ेगा तो टूट जाएगा, है ना। तो इसको इसको इधर मोड़ सकते हो, ये हाथ को ऐसे कोई मोड़ दो, कोई नहीं मोड़ेगा, है ना। तो इस तरह से सबका अलग अलग जॉइंट है। अब देखो गर्दन में जो है, यहाँ ऐसा जॉइंट है कि ऐसे भी घूमेगा, ऐसे से मतलब ऐसे दो तीन तरफ घूम जाएगा। ये अंगूठे में कुछ जॉइंट है, ये देखो ये थोड़ा ज़्यादा मूव करता है। तो ये अलग अलग जॉइंट सबका नाम होते हैं। तो बिना जॉइंट के कोई भी बोन मूव नहीं कर सकती। और जो कार्टिलेज है वो क्या कर सकता है? आराम से देखो मूव कर सकते हो, दबा दो, ये सब हो जा। बस किसी गला मत दबा देना, आसानी से, समझ गए। तो ये आपका, अब इसमें देखो इसमें क्या देखने को मिलता है? कैल्शियम और फास्फोरस का कंपाउंड ज़्यादा होते हैं बोन्स में, बात समझे। इसीलिए जब किसी की डेथ होती है तो जब जलाते हैं तो पूरा बोन जब जलता है ना, तो उसमें यही ये चीज़ वाइट वाइट देखो निकलता है, जो ना ले जाते हैं फेंकने, वो क्या बोलते हैं उसको, अस्थि कलश। जब ले जाते हैं ना तो उसमें पूरा वाइट वाइट होता है, तो पूरी बोन जल के उसमें यही कैल्शियम फास्फोरस मिलने देखने को मिलता है। अब फास्फोरस जानते हो फर्टाइल भी होता है। फास्फोरस का छिड़काव किया जाता है खेतों में भी, समझ रहे हो। मार्केट में आता है डीएपी यूरिया नाम से फर्टिलाइजर, खेतों में उसको छिड़काव करके फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो फास्फोरस उसमें भी हेल्प करता है, बात समझे। अब देखो, अब है अगला वैस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ब्लड। ब्लड मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? खून मतलब एक और होता है खून, जानते तुम लोग? हाँ, हत्या, निर्मम हत्या, नहीं उसको खून कर दिया है, तो वो वाला खून नहीं है ये, मर्डर। हाँ, इसको रक्त लिखना चाहिए था, इसे रक्त, है ना, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या आएगा? ब्लड। अब ब्लड कैसे कनेक्ट करता है हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्योंकि ये ब्लड ब्लड किसके द्वारा पंप होता है? हार्ट द्वारा ब्लड पंप होता है, और बॉडी के सभी पार्ट में मूव करता रहता है। एक एक सेल, अगर किसी भी सेल में ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, उस सेल में कुछ डैमेज होना शुरू हो जाएगा, बस समझ। जब देखो ना कभी किसी को फोड़िया फुंसी होता है जो, या कहीं फोड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाई है उस सेल को, इसीलिए या तो कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, या तो उसमें कुछ ऐसी समस्या आई कि ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाया।
लोगों को ना बाल झड़ने लगते हैं, होता है ना, ये हवाई पट्टी बन जाता है जो तो वो जो बनते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि ब्लड की सप्लाई यहाँ तक नहीं हो पा रही ढंग से, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो टूट के एनर्जी नहीं मिलेगा, तो बाल उखड़ जाएगा। फिर लोग जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, सर बल खड़े हो जाओ, है ना, लोग होते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, शीर्षासन। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो शीर्षासन करा जा सकता है। तो ब्लड की सप्लाई इसीलिए, अब देखो ये सब नहीं, अभी उसको ना समझो भी, इतना समझो, हम इसमें जो गारंटी थोड़ी ले रहे हैं करने से आएगा नहीं आएगा। पता लगा मेरा कोई वीडियो वायरल करने लग जाए कि आप ही ने कहा था आएगा, क्या होगा। देखो अब इसमें दो चीज देखने को मिले, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ, समझ बात आई। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, ये प्रकार का वैस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू है। इसमें देखो दो टाइप की सेल होती हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। और इसमें जो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसके अलावा इसमें ब्लड का प्लाज्मा भी होता है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा, और उसमें दो टाइप की सेल, एक आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और एक होता है व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। जानते हो जो जो ये आरबीसी होता है ना, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऐसे एक आरबीसी में 4 हीमोग्लोबिन, ध्यान समझो, एक आरबीसी में 4 हीमोग्लोबिन होते हैं, इसको एच बी बोलते हैं ऐसे। अब देखो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब एक स्थान से ऑक्सीजन जो दूसरे स्थान पर जाता है सेल तक पहुंचने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और उसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। तो देखो जैसे मान लो हमने सांस ले लिया, लंग्स में गया, अब वो ऑक्सीजन कहाँ मिल गया, ब्लड में, तो ब्लड में कहाँ मिलेगा, इस आरबीसी से मिलेगा, समझ गए। और ये आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि हमको बस से कहीं जाना है, तो बस पूरा हो गया आरबीसी, और उसके अंदर जो सीट होती हैं वो हो गया हीमोग्लोबिन। तो जैसे कोई बस है, उसमें उसमें मान लो 12 सीट है या 27 सीट है, ऐसे होती हैं। तो अब वो जो सीट है वो इसका ये है कि एक बस में, एक आरबीसी में 4 हीमोग्लोबिन बैठ सकते हैं, और ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। O2 का काम क्या हुआ करता है ब्लड में, ऑक्सीजन का काम क्या है ब्लड में, हाँ जानते हो, जो हम लोग खाते पीते हैं, क्या खाते हो, मैगी, पास्ता, हाँ, मोमोज, हाँ, जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, जो सब खाते हैं, प्रोटीन, तो उसको ना तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है, वही होता है रिस्पायरेशन। तो ये जो ऑक्सीजन हर ब्लड में जा रहा है, ब्लड के हर पार्ट में, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज में जब ये ऑक्सीजन आएगा तो इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, और जब तोड़ेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में। और जब ये एनर्जी हमको मिल जाएगी तो यहाँ से रिलीज होगा CO2, और फिर ये ब्लड में मिल जाएगा, और ये फिर इस पास बाहर निकल जाएगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन का काम होता है ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी देना, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। बात समझ गए। केवल खाना खा लेने से, मतलब केवल न्यूट्रिएंट्स ले लेने से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, उसको तोड़ के एनर्जी लेना पड़ेगा तभी होगा। जैसे कि अगर मान लो कोई पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसमें हमने पेट्रोल डाल दिया, अब क्या डालते तुरंत मान गाड़ी चलेगी, चल देगी गाड़ी, हाँ हाँ, पहले स्टार्ट करेंगे उसको, जब स्टार्ट करेंगे तो उसका पेट्रोल क्या होगा, जलेगा, जब जलेगा तो पावर जनरेट होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो केवल पेट्रोल डाल देने से वो गाड़ी थोड़ी चलेगी। तो केवल तुम लोग खाना खा लो और नाक बंद कर लो, ऑक्सीजन अंदर ना जाए, देखो 5 मिनट में क्या हाल होगा, मतलब 5 मिनट के लिए सांस रोक लो, हाँ, तुम ये बोल रहा है कि मुंह से भी सांस ले सकते हैं, तुम जहां जहां सांस ले सकते हो सबको रोकना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर 5 मिनट रोक दोगे तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और अगर सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, समझ रहे हो। तो ये काम होता है इसमें ब्लड में, उसमें इसका आरबीसी का। अब देखो, अब उसमें जो सेल्स, ये डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। तुम लोग सुने थे बीमारी एक डेंगू, है ना, उसमें ये खूब डाउन हो जाता था, प्लेटलेट्स डाउन हो गया पूरा। कितना होता है एवरेज इसका रेंज, 2.5 लाख, लगभग 2.5 से 3 लाख होता है।
तो जब ये कम हो जाता है तो बोलते हैं ना उसमें ये डेंगू में ये काम कर देता है। अब देखो इसमें वही सब लिखा है, ये आरबीसी क्या करता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और देखो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी काम होता है ब्लड में डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, मतलब इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बनता है, जैसे देखो मान लो कि ये हमारे ब्लड की ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो हो रहे हैं पूरा ऐसे, ये ब्लड फ्लो होते रहेंगे। और मान लो इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो अभी ब्लड इसमें डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगा, प्लेटलेट होगा, ब्लड का प्लाज्मा होगा। तो जो इसमें डब्ल्यूबीसी की सेल होती हैं, ये डब्ल्यूबीसी ये क्या करती हैं, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ना जो इन्फेक्शन काज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्टा, जितने भी हमारे अंदर ब्लड में घुस के इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, अगर वो किसी की सेल आ गई अंदर तो उसको क्या करेगा, ये डब्ल्यूबीसी मारने का काम करता है, उसको मार खत्म कर देगा और उस पार्ट को मतलब उस ब्लड को अलर्ट कर देगा। पहले तो उसको मारेगा और फिर अलर्ट कर देगा कि अगर अब दोबारा आएगा तो उसको आने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो पहली बार, हाँ पहले अगर मान लो कोई एंट्री कर गया यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री करके तुम लोग को मार और दिया, तो अगली बार जब तुम लोग आओगे तो हम सावधान रहेंगे कि वहाँ से कोई अंदर आने ही नहीं पाएगा, तो वहाँ से वो वापस लौट जाएगा। तो एक बार जब आएगा, देखो जब बच्चा शुरू से जन्म होता है बच्चे का, तो पहले उसके अंदर वो पूरा डेवलप नहीं रहता है, ये इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाता है। जब धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो अब दोबारा उसको कोई बीमारी होगी तो नहीं होगा। तुम लोग में सुनो एक लगाया जाता है वैक्सीन, सुने हो, टीका लगाया जाता है, तो वो जो वैक्सीन होती है वो इम्यून सिस्टम डेवलप करने का, बहुत सारे बीमारियों का टीका मतलब वैक्सीन बनाई गई है जो पहले से है, उसको सभी बच्चों को 6 महीने पे, 1 महीने पे, 2 महीने पे लगता रहता है। क्या बोले, हाँ। अब इसके बाद अभी जैसे कोरोना आया हुआ था, कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी, सबको लगाई गई थी, है ना, तो ये सब इसे तो डब्ल्यूबीसी को मेंटेन करता है वो। तो डब्ल्यूबीसी का मेन यही काम होता है ये करना, हीमोग्लोबिन का। अब देखो, अब जो फॉरिजन पार्टिकल होते हैं, जो अदर जो बाहर से पार्टिकल इन्फेक्शन करेगा ना, उसको हम लोग एंटीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटीजन। जो बाहर से आ रहे हैं इन्फेक्शन करने वाले उसको बोलेंगे एंटीजन। और जब उस एंटीजन को मारने के बाद जो आर्मी मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगा उसको बोलेंगे एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे उसको, एंटीबॉडी। बात समझ गए, तो इतना इसमें हेल्प करता है। अब देखो जो प्लेटलेट्स होता है इसका मेन काम होता है ना इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग में, इसका मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग समझते हो, हाँ, जो ब्लड का थक्का जम जाता है ना उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो डब्ल्यूबीसी उसमें हेल्प करता है। अब उसमें देखो उसमें कैसे हेल्प करता है, उसका हेल्प ऐसे होता है कि जब तक ब्लड हमारे बॉडी के अंदर रहे तब तक क्लॉट ना करे। जैसे अगर ब्लड कहीं रप्चर सेल हो गई, ब्लड बाहर निकलना शुरू हुआ, जम जाएगा। समझ गए, तो दोनों मैकेनिज्म कौन करता है, ये प्लेटलेट्स। अब इसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है, देखो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, वाटर होता है, हार्मोन्स होते हैं, साल्ट, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग ले लिए उसमें चला गया, तो सब उसी में घुला रहता है, सब क्या कहता है, प्लाज्मा। बात समझ गए, तो ये हो गया ब्लड का पार्ट, और ये डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखो दूसरा है, दूसरा इसमें है लिम्फ। अब थोड़ा सा लिम्फ के बारे में समझो, ये क्या काम करता है। एक्चुअली ये ब्लड के डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मतलब ये जैसे डब्ल्यूबीसी होता है वैसे लिम्फ भी होता है। पूरे बॉडी में लिम्फ का सिस्टम बना हो, जैसे जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है ना, दिया उठो तुम वहां से, चलो उठो, तुरंत उठो तुरंत, इतना डिस्टर्ब करते हो तुम लोग क्लास को। यहाँ बैठो, यहाँ पे, वहां कोने में बैठ जाओ आराम से। अब तुम थोड़ा दूर रहना उससे, अब बीच में 2-3 बैग रखकर दूर रखना इसको। टेस्ट तुम दिए थे, टेस्ट दिए थे अभी, दिए थे जो सेल वाला, कितना नंबर आया था, याद नहीं है, पढ़ो, उसी चक्कर ना पढ़ो, समझ रहे हो ना, बहुत चालाक लड़की है वो। चलो देखो क्या बोलने यार, भुला दिए तुम लोग। हाँ लिम्फ, देखो जो लिम्फ होते हैं ना, लिम्फ भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। देखो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा ब्लड का कोई एक
वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। और तू क्या दांत निकाल रहा है रे? क्या बता कुछ हमको, हम भी हंस लें थोड़ा सा। बारात करने आए हो क्या यहाँ पे? देखो ये है ब्लड, कोई ब्लड वेसल्स है ना। इसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है देखो क्या करता है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा, किसी भी ब्लड से, ब्लड कैपिलरी से अटैच रहते हैं। और ये कैसे अटैच होता है, ऐसे यहाँ से, यहाँ से एक अलग पाइप बन के यहाँ से निकलेगा बाहर, ये देखो ऐसे, उल्टा हो गया, ऐसे, और ये ऐसे, देखो ध्यान से। तो इसमें देखो क्या फ्लो हो रहा है, ये पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड फ्लो होता रहता है, जो उसकी डब्ल्यूबीसी है, तो जब उसमें मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है ना, कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो मार धाड़ होगा वहां पे, उसको मारा जाएगा। जब मार धाड़ होगा तो पक्का कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचे निकलेगा, है ना भाई, उनकी डेड बॉडी बचेगी। तो जब वो बचती है तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको क्या करेगा, ऐसे इधर से पास करेगा, इधर से, इस सिस्टम से। अब उन सभी ब्लड की यहाँ पे ये चेकिंग होगी कि यहाँ पे कौन बेकार है, कौन काम का है ना। तो जो वेस्ट चीज होगा उसको ये खा के खत्म कर देगा, और जो काम की चीज है उसको फिर से ब्लड में डाल देगा। बात समझ रहे हो? तो जो लिम्फ होता है, लिम्फ का मेन काम ही होता है, जो लिम्फ होता है तो वो ब्लड की तरह ही सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है, उसको अलग से बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, उसकी चेकिंग करेगा। अब देख लेगा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो सब कुछ मेंटेन है कि नहीं। अगर मतलब उसके पास सारा इंस्ट्रूमेंट मतलब गोला बारूद जब कोई आएगा तो तैयार है कि नहीं, ये सब चेक करेगा, और चेक करने के बाद फिर से ब्लड में डाल देगा। बात समझ गए? तो अब देखो, जो ये मेन है इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको जो ये वाला होता है ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। अब ये ना हमने केवल तुम लोग को समझाने के लिए इसके पास में ही बना दिया है, ये इतना पास में नहीं होता है, ये पूरे बॉडी से ऐसे अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करता रहता है, और ले जाके फिर बाद में एक आर्टरी में जाके जोड़ देता है। लेकिन करता सबका काम यही है। बात समझ गए? तो जो ये बहेगा ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें क्या फ्लो होता है, लिम्फ, और इसमें क्या फ्लो होता है, ब्लड। बात समझ गए? ब्लड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब होते हैं। और इसमें क्या फ्लो होता है, ब्लड, वो लिम्फ। बात समझ गए? अब तो इस लिम्फेटिक सिस्टम का ये काम होता है। अब देखो इसमें कहीं लिखा होगा ब्लड के ये ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्ब करता है, और ये कैन नॉट इंटर इन द, देखो ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट कभी इंटर नहीं करेगा। जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ऐसे डायरेक्टली कभी इंटर नहीं करेगा कि दोनों मिक्सिंग हो जाए, हमेशा उसका अलग अलग चेकिंग होगा, उसके बाद जाके मिलेगा। ये देखो क्या करता है, ये देखो ये टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल उन सब को निकालने का काम यही करता है। और डब्ल्यूबीसी को वो क्या करता है, उसको मतलब उसका फंक्शन मेंटेन चलता रहे, कोई दिक्कत ना आने पाए, ये सारा काम कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है, लिम्फ करता है। बात समझ गए? और ये भी हमारे पूरे बॉडी में कनेक्टेड है, हर जगह पे जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है वास्कुलर टिश्यू या फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं इसको। समझ गए? तो अब ये हो गया आपका टोटल खत्म। अब दूसरा देखो आएगा मैस्कुलर टिश्यू, है ना, ये है मैस्कुलर टिश्यू। अब देखो मैस्कुलर मतलब, मैस्कुलर टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या काम करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट। कल तुम लोगों ने अंतर बताए थे पिछले क्लास में, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, मतलब अगर कोई यहाँ पे है, यहाँ से चला गया यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। और अपने स्थान पे ऐसे डांस जो बताए थे ना, है ना, कौन सा डांस बताए थे, नागिन डांस। कोई नागिन डांस करे तो उसमें क्या होगा, लोकोमोशन की मूवमेंट दोनों होगा। अरे कोई भी डांस करोगे एक स्थान पे तो कोई करेगा नहीं, है ना, पूरा स्टेज बना जाता है ना, वो कौन सा फ्लोर बोलते हैं उसको, तो पूरा घूम घूम के डांस करते हैं। हाँ, तो अब ये उसमें लोकोमोशन मूवमेंट, अब इसमें सब में कौन काम करता है, मसल्स। बिना मसल्स के कोई भी लोकोमोशन नहीं होगा ना, कोई मूवमेंट होगा। बात समझ गए? अब जानते हो ये जो हमारे बॉडी मूवमेंट होते हैं ना, ये दो टाइप से होते हैं, ध्यान समझो। एक ऐसा मूवमेंट होता है जो हमारे इच्छाओं पे कंट्रोल रहता है उसका, जैसे कि अगर हम चाहेंगे अपना हाथ जिधर चाहेंगे उधर चला सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, पैर जिधर चाहेंगे उधर चल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने खाना खा लिया,
जब तक माउथ कैविटी में रहेगा तब तक तो हमारे कंट्रोल में है। अगर कहीं धोखे से निगल लिए, अगर गटक लिए, तो बस अब हमारे कंट्रोल से बाहर। अब क्या होगा तुम जानती हो उसको, समझ रहे हो? तो अब अंदर जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे अपना काम होता रहेगा, उसको हमको एनर्जी मिलेगी। तो वो जो अंदर मूवमेंट हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारे कंट्रोल में है वो अलग टाइप की मसल्स होंगी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अलग टाइप की मसल्स होंगी। और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं कि जब से हमारा जन्म हो गया है और जब तक, मतलब बर्थडे से लेके डेथ डे तक हमेशा चलती रहेगी। कौन से? हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स बोलते हैं उसको। वो कभी भी आराम नहीं करती हैं। लेकिन अभी तुम लोग को यही बोला जाएगा वो आराम नहीं, रेस्ट नहीं करते, लेकिन वो जब अभी आगे जाओगे तो बताया जाएगा उसमें रेस्ट करती हैं। बस ये बहुत कम समय के लिए करती हैं। जैसे कि 3 सेकंड काम करेगी, 1 सेकंड रेस्ट कर लेगी, फिर 3 सेकंड की, 1 सेकंड कर ली, रेस्ट कर ली। तो ऐसा नहीं होता पूरा चल रही है, लेकिन अभी तुम लोग ये चलो कभी रुकती नहीं है। अगर हाँ, तो 1 सेकंड मतलब है ना ऐसे, तो इंडिविजुअल वो मतलब एक पूरा उसका साइकिल बनाया। मान लो एग्जाम्पल की यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, है ना, फिर इतना काम किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो ऐसा करता है। लेकिन तुम लोगों को फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि इतना कम समय है कि समझ नहीं आएगा। जैसे ये जो लाइट जल रही है ना, ये कंटिन्यू नहीं जल रही है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी इतना तेज है फ्लैक्चुएट होने की कि तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे फैन देखो चल रहा है ना, अभी मान लो फैन खूब तेज हो जाए तो एक डिस्क नजर आएगा फैन, जानते हो ना? तो तुमने उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे कितनी बार घूम गया। तो इसी तरह से ये भी है, बहुत बार जलता बुझता रहता है, इतना जल्दी जल्दी करता है तुम लोग उसको समझ नहीं पाते हो। तो हार्ट भी हमारा जो चलता है मसल्स, वो अपना चलता रहता है, कोई समझ नहीं पाता रेस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, बात समझ गए? लेकिन तुम लोग को क्या अभी कहना है, रेस्ट नहीं करता है। तो जो हमारे कंट्रोल में होगा उसको क्या बोला जाएगा, अलग टाइप की मसल्स होगी। जो नहीं होगा वो अलग टाइप की मसल होगी। अब क्या क्या होगा वो तो तुम लोग समझ सकते हो। जैसे मान लो तुमको भूख लगी है, रोक सकते हो उसको कि अभी अभी मत आना, ब्रेन को हमारे बताना नहीं अभी हम अभी खाना नहीं मिल रहा है। अपने आप उसको ब्रेन के पास सिग्नल मिलेगा, है ना? प्यास लगी है, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ से गटक लिए, अब तुम्हारे बस कंट्रोल खत्म, समझ गए? तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, बिना हमारे कंट्रोल के। तो अब देखो इसके आधार पे ये इसको 3 टाइप होता है। एक होता है स्ट्रिएटेड मसल्स, एक होता है अनस्ट्रिएटेड, और तीसरा होता है कार्डियक। बात समझ रहे हो? ये 3 टाइप मसल्स, एक होता है स्ट्रिएटेड, एक होता है अनस्ट्रिएटेड, और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप की मसल्स होती हैं। अब तीनों को अलग अलग समझना है। जो स्ट्रिएटेड होती है वो होती है स्केलेटल मसल। इसका मतलब समझो थोड़ा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बोन। समझ रहे हो विनोद? देख रहे हो? हाँ? देखो नहीं देखे? देखो स्केलेटल मसल इसका दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि ये मसल जहां भी होगी ना, देखो हम एक ये बना रहे हैं, ये है, ये क्या है, बोन है, लेग पीस। अब इससे से मान लो यहाँ पे कोई मसल्स है ऐसे, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं बोन से अटैच होगी, समझ गए? इसीलिए उसको बोलता है स्केलेटल मसल्स। ये कहीं ना कहीं बोन से अटैच होगी, इसलिए बोला था स्केलेटल मसल। और जितनी भी स्केलेटल मसल हैं वो सब हमारे कंट्रोल में हैं। हाथ की, पैर की, जो 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 तुम्हारा मूव कर सकता है अपने मन से, वो सारी कैसी होती हैं, स्केलेटल मसल। बात में आ गई? अब देखो इसमें क्या क्या बात लिखा है। और इसको ना, इसको इसको एक बोलते हैं वॉलेंट्री भी मसल बोल सकते हैं इसको। दूसरा नाम इसका देखो, वॉलेंट्री मसल भी हो सकता है। स्ट्रिएटेड मसल, स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो हमारे इच्छाओं पे चलता है, बात समझ रहे हो? तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट, आवर बॉडी कैरीड आउट द स्ट्रिएटेड आर स्केलेटल मसल, दे आर कॉल्ड स्केलेटल। ये बिकॉज द टिश्यू आर मोस्टली अटैच टू द बोन। बात समझ? ये क्या होगा, ये सब कहीं ना कहीं बोन से जुड़ा होगा। अब देखो इसमें ये इसका वो पहचानने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। जैसे यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे लंबी लंबी है ना, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और ये सिलेंडर के आकार की हैं। बात समझ रहे हो? ये सुनो। और इसमें देखो, इसमें एक बात लिखा है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसके बीच में स्ट्रिएशंस होते हैं। जैसे ये क्या है ना, ये देखो ये क्या है, स्ट्रिएशन, ये ऐसे वाला। और देखो मान लो ये एक मसल्स है, इसमें 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस,
तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं बस। हाँ, अरे पगले, देखो ये क्या है, अगर ऐसा कर दें इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, अगर इसमें ऐसे एक निकाल दें तो क्या कहलाएगी, ब्रांच है इसमें। इतना नहीं समझते हो, इसे तुम क्या हो, ब्रांच हो कि अनब्रांच हो? अरे ये क्या है, ये मेरे ब्रांचेज है ना। अब तुमको भी अनब्रांच कर देंगे, ज्यादा समझोगे नहीं तो तो ये देखो, ये क्या कहते हैं, अनब्रांच होती हैं। समझ गए? इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो इसमें ये मल्टी न्यूक्लियर होती है, इसमें स्ट्रिएशन तो पाया जाता है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल होती हैं, लंबी होती है और मल्टी न्यूक्लियर होती हैं, और ये हमारे इच्छाओं पे डिपेंड रहती है, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। बस में आ गई। बहुत ज़्यादा थक जाएगा तो फिर वो भी नहीं चलता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा काम करते करते इतना काम करो कि बहुत काम कर लिया, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, तब ये तो काम नहीं करेगा, तब वो दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन अभी तो काम करेगी। समझ गए? अब दूसरा देखो, अनस्ट्रेटेड मसल या इसको बोलते हैं स्मूथ मसल, इसका दूसरा नाम है स्मूथ मसल, और तीसरा नाम है इसका इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छाओं पे डिपेंड नहीं है, मतलब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब ये मूवमेंट में ऐसे स्थान में पाई जाएगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि देखो एलिमेंट्री कैनाल, ये ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगी। अब देखो ये क्या होती है ना, ये वो देखो वो वाली कैसी थी, ऐसे सिलेंड्रिकल, समझ रहे हो, अनब्रांच, वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल। और ये सिलेंड्रिकल नहीं होगी, ये ऐसे कोनों पे ऐसे नुकीली होगी, इधर भी इधर भी। ये देखो, ये देखो इधर, ये जो टैपरिंग इंड है, ये इधर भी देखो ऐसे, और इधर भी है ना, ये पैनी है ऐसे। अब इसमें क्या होगा, केवल और केवल एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, जो एक मसल होगी उसमें केवल और केवल एक न्यूक्लियस होगा। समझ रहे हो? तो देखो इसमें एक है, इसमें एक है, सब में एक न्यूक्लियस है, तो इसीलिए ये क्या होगी, यूनी न्यूक्लिएटेड, है ना। और यहाँ पे स्पिंडल शेप, मतलब ये जो ये है, ये इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। बस समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। तो इसमें होगा यूनी न्यूक्लिएटेड, और ये सिलेंड्रिकल नहीं होगी, और ये कहाँ पाई जाएंगी, देखो एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो ब्लड वेसल में जो मूवमेंट होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी दिन नमक पानी ज़्यादा पी लिए, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है, तुम लोग जानते हो ना, नमक पानी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ब्लड में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब वो जो चलेगा वो अपने आप चलेगा, वो हमारे कंट्रोल में ऐसे नहीं है, वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा अपने आप से। बात समझ गए? तो ये हो गई स्मूथ मसल या अनस्ट्रेटेड मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स। याद रखना ये तीनों नाम। इस वाले क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल्स। समझ गए तीनों का? अब एग्जाम मान लो दे दिया, ये बना कर दे दिया, पूछ लिया ये कौन सी मसल्स है, समझ जाओगे। इसको देखो, ये वाली कौन सी मसल्स है, वॉलेंट्री। समझ गए? अब देखो अगली आएगी कार्डियक मसल, ये वाली। एक्चुअली ये देखो थोड़ा थोड़ा मिलती है उससे, किससे, वॉलेंट्री से, है ना। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि देखो इसमें देखो ब्रांचेज निकली हैं, ये देखो, ये आया इधर से ब्रांच निकला, इधर चला गया, आइए इसमें ब्रांच हो गया, फिर ये इसमें ब्रांच निकल गया, मतलब ब्रांच में ब्रांच। समझ रहे हो? तो बाकी ये लगभग लगभग सिलेंड्रिकल होती है, और लेकिन इसमें ब्रांचेज देखने को मिलते हैं। तो अब देखो ये कार्डियक मसल्स मेक अप आवर इंटायर हार्ट। हार्ट में जितनी भी मसल्स होती हैं सारी कार्डियक मसल होती है, इसीलिए अगर कहीं कार्डियक वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है हार्ट। अगर कोई कार्डियक वर्ड का नाम ले ले तो उसका मतलब क्या होता है, हार्ट। समझ गए? अब ये क्या होती है, ये भी होती है इनवॉलेंट्री, क्योंकि अपने हार्ट को तुम रोक सकते हो, रोक सकते हो अपने दिल को रोक सकते हो, नहीं सकते हो ना, बस टूटने से रोक सकते हो, है ना। ये दिल दिल मेरा टूटने ना पाए, इससे रोक सकते हो ना। तो देखो ये हो गया। अब देखो अब इसमें क्या कहते हैं, ये कंटिन्यू चलती चलती रहती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, देखो ये लिखा है ना बात, इसमें देखो कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट ना, रिलैक्स हो तो इसका मतलब आराम हुआ। चलती हमेशा है, लेकिन क्या होगा, एक बार कंट्रैक्ट होगा एक बार रिलैक्स होगा, तो एक बार रिलैक्सेशन हो गया। अब ये क्या करती है, ये परिवर्तित होती है यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये क्या होती है, ब्रांच, है ना। और इसमें पाया था इंटरकैलेटेड डिस्क। देखो इसमें जो डिस्क मतलब ये है, ये किसको बोलेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसे मतलब यहाँ पे दिखा, ऐसे यहाँ पे ना ऐसे मोटे मोटे स्ट्रक्चर दिखा मिलते हैं,
उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ये वाले दिखाई दे रहा है ना। तो ये सारा क्या होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसमें पहले होता है ये क्या से होगा, यूनिन्यूक्लियोटाइड, और दूसरी क्या होगी, ब्रांच होगी, और इसमें क्या मिलेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी, है ना। बाकी ये सिमिलर, लगभग सिमिलर होती है, किससे, वॉलेंट्री से। बस डिफरेंस क्या होता है इनमें, ये सब देखने मिलता है। समझ गए तीनों मसल्स। तो ये तीनों मसल्स मिलकर क्या करती हैं, मूवमेंट या लोकोमोशन करवाने में हेल्प करती हैं। बात समझ गए। अब आगे बढ़े। अब आज का लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस मत हो जाना कोई नर्वस टिश्यू का नाम लेके, है ना। जानते हैं नर्वस होना मतलब क्या होता है, हाँ, ये वहीं से बना है जो तुम बोलते हैं बहुत नर्वस मत हो, ये यहीं से है, यहीं से नर्वस टिश्यू। क्योंकि यार देखो, आप सुनो ध्यान से, जो नहीं, टिश्यू को सिस्टम नहीं कहेंगे, टिश्यू जब मिलेगा तब सिस्टम बनेगा। अरे पढ़े नहीं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो जब कई चीज मिलेगा तब सिस्टम बनेगा। सिस्टम तुम अकेले बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे ना। सिस्टम बनाने के लिए और लोग चाहिए ना, समझ रहे हो, तभी सिस्टम बन पाएगा। देखो अब बॉडी में क्या होता है ना, ये यहाँ पे होता है ब्रेन। हाँ हाँ, मदन लाल का ये ब्रेन है। देखो, देख लिया, देखो इसका ये वाला, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रेन। हाँ, ये लोग बोले कान नहीं बनाया, कान, कान जानते क्यों नहीं बना इसका, क्योंकि, हाँ, ये, ये लो, ठीक है, बस बस करो, शांत रहो। अब देखो यहाँ पे ना, ये ऊपर वाला क्या होता है, ब्रेन। अब सुनो ध्यान से, ये ब्रेन होगा और ब्रेन से सभी सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बीच में क्या होगा ना, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, जो पीछे बैकबोन है, यहाँ से हुआ है एक मेन, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ले जाना। क्योंकि जितना भी कंट्रोल बॉडी में चलता है सब ब्रेन के कंट्रोल में चलता है। बात समझे। अब देखो कंट्रोल करेगा तो करे कैसे, उसको इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना, तो कंट्रोल करेगा। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ है कौन है, योगी जी हैं, मतलब मुख्यमंत्री। अब वो कहाँ पे, हमारी कैपिटल है लखनऊ में, बैठे वहां पे हैं। मान लो यहाँ पे कोई सास बहू झगड़ा कर ली, समझ गए, तो अब वो कंट्रोल करने तो आएंगे नहीं। अब या तो अगर आएंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना, कि आइए हमारे यहाँ सास बहू का झगड़ा हुआ है, समझाइए, समझ रहे हो। तो देखो उसके लिए सुनो सुनो, तो मेन क्या है, पहली बात तो मेन क्या होगा, ब्रेन। मेन अगर ब्रेन है तो उसको हर छोटी छोटी बात अगर बताएंगे तो बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा। तो इसके लिए हर एक सिस्टम बना दिया गया है कि पहले मुख्यमंत्री के अंदर अंदर मतलब अंडर में बहुत सारे मंत्री हैं, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, सड़क मिनिस्टर, सब अलग अलग घर मिनिस्टर ऐसे होते हैं ना, ऐसे अलग 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 मिनिस्टर बने, सबका अपना कंट्रोल करेगा। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, तो ऐसे ना ब्रेन में होता है, यहाँ पे अलग अलग सिस्टम बना है, मतलब अलग अलग मंत्रालय है, इनके ब्रेन में अलग अलग मंत्रालय है। अब देखो मान लो यहाँ पे बना है, ये ब्रेन है, ये बीच में देखो इसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। अब ध्यान समझो, अब उसके चक्कर मत रहो, ये है स्पाइनल कार्ड, और यहाँ क्या होगा, ब्रेन। इस ब्रेन में ना अलग अलग ऐसे डिवाइड किया कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। जैसे ना कभी कभी लोग पागल हो जाते हैं, देखो पागल कई टाइप से होते हैं। कुछ पागल ऐसे होते हैं कि केवल बोलते नहीं, बस सीधा खड़े हो गए तो बस खड़े हैं, समझो। कुछ ऐसे होते हैं कि चिल्लाते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत मार धाड़ मार दम उदंडता मचा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है किसका कौन सा पार्ट का बैलेंस गड़बड़ाया है। जैसे मान लो कोई चलने में दिक्कत हो रहा है, तो चलने के लिए ब्रेन का जौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो पार्ट डैमेज हो गया, अब वो चल ही नहीं पाएगा।
मान लो हम देख, आंख हमारी देखने का काम करती है, लेकिन देखने के बाद कहाँ ले जाती है, ब्रेन में। ब्रेन उसको पढ़ता है, फिर उसको पढ़ेगा तो उसको कहेगा हाँ अच्छा इसको कल देखे थे, ये वही लड़का है। मान लो हमारी आंख सही है, ब्रेन का जो पढ़ने वाला है वो गड़बड़ हो गया, तो अब हमारी आंख इसको देख रही है, लेकिन सोचेंगे ये रावण है कि कुंभकर्ण है। अब इसको हम समझ ही नहीं पाएंगे ये कौन है, बस ये इसको देख रहे हैं ऐसे हम कंटिन्यू। तो ये ब्रेन कंट्रोल करता है सबको, समझो। अब देखो हम लोग को जो मेन काम करना है, यहाँ पे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कौन ले जाएगा, मेन होता है स्पाइनल कार्ड, जो कि हमारी ये बैकबोन है। तो अब ये देखो इनकी बैकबोन आएगी यहाँ तक, समझ गए, बस सुनो ध्यान से। अब देखो इनसे सारा मेन पार्ट इधर से आएगा, और इसके बाद यहां से ऐसे ब्रांचेज निकलेगी, ऐसे ऐसे ये सब ब्रांचेज निकलेगी, सभी पार्ट में ब्रांचेज निकल के जाएगी। समझ रहे बात को, ये जो ब्रांचेज निकल रही है ये भी क्या कहलाएगी, इन्फॉर्मेशन को ले जाएगी। तो मान लो यहाँ कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्मेशन ऐसे जाएगा, ऐसे गया ब्रेन को। यहाँ कोई दिक्कत है, ऐसे गया इन्फॉर्मेशन, ऐसे गया ब्रेन को। बात समझ रहे हो। ऐसे मान लो कि यहाँ से कोई एक नर्व आई ऐसे, यहाँ पे ये एक नर्व ऐसे आई और ऐसे जाके ये पैर में जाएगी। मान लो यहाँ पे बीच में कुछ रुकावट आ गया, तो इस पैर का कहानी खत्म, समझ गए। अगर ये जो पैर में ले जा रही थी, अगर इस बीच में कुछ रुकावट आ गया, तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ये पैर का कुछ भी होगा, कोई उसको पता नहीं चलेगा, है ना। उसको बोलेगा ये पैरालाइज होने की कंडीशन में आ चुका है। बात समझ गए। तो ये ऐसे चलता है। तो अब हम लोग को इसमें क्या समझना है कि ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये किन से मिल के बना होता है। तो ये जो मिल के बना होता है उसी को हम लोग बोलेंगे नर्वस टिश्यू, समझ गए। ये वही होता है नर्वस टिश्यू। अब देखो इसमें जो मेन पार्ट होता है उसका पार्ट होता है न्यूरॉन्स का। किसका पार्ट होता है मेन काम, न्यूरॉन्स का। अब देखो न्यूरॉन होता क्या है, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस मिला और इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले जाना है, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, ये ना ऐसे छोटे छोटे न्यूरॉन्स जुड़ के बने होते हैं ऐसे। मान लो ये एक है, फिर ये दो है, फिर ये तीसरी है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा, ये इसको देगा, ऐसे देगा, तो ऐसे कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। तो जो एक न्यूरॉन को अगर पढ़ा जाएगा तो जैसा ये होता है वैसा ये होगा, वैसा ये होगा। बात समझ गए। तो हमको, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूरॉन्स। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूरॉन्स। बहुत ठंडा हो गया, 18 19 16 20, 37 कर दिए, चलो 32 कर दिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये समझ गए। तो इसमें जो ये अलग अलग पार्ट होंगे ये क्या कहलाएगा, न्यूरॉन्स। यही हमको एक न्यूरॉन्स होकर हम लोग पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी। बात समझ गए। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसका क्या क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को ले जाने का। जब ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ब्रेन डिसीजन लेगा, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो ब्रेन डिसीजन नहीं लेगा। यहाँ तुम कट मर जाओगे उसको पता नहीं चलेगा, तो पुलिस कैसे आएगी, समझ रहे हो ना। उसको FIR कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब तो आएगी। अब पता है यहाँ तुम सास बहू लड़े हैं गेट बंद करके, कोई जा ही नहीं पा रहा है, तो कह कोई बात नहीं। अब देखो इसमें ये क्या पड़ जाती है, इसमें मेन होता है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। अब इसमें इसको अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले स्ट्रक्चर ही देख लो, ये ऐसा होता है, ये देखो ये ऐसा खूबसूरत स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये एक न्यूरॉन्स है। दुनिया की सबसे बड़ी, सॉरी दुनिया बोल दिया यार, एनिमल की सबसे बड़ी सेल कौन होती है, न्यूरॉन। सबसे लॉन्ग सेल कौन होती है, न्यूरॉन। सबसे बड़ी सेल कौन होती है, ऑस्ट्रिच एग, है ना। सबसे छोटी सेल कौन होती है, माइकोप्लाज्मा में। ह्यूमन सबसे बड़ी सेल कौन होती है, ओवम। सबसे छोटी सेल कौन होती है, स्पर्म। तो ये सबसे बड़ी सेल होती है। बात समझ गए। अब देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, समझ गए। अब इसको बोलते हैं सेल बॉडी या स्टोमा बोलते हैं। अब देखो इस सेल बॉडी के अंदर ये बीच में एक होता है मेन न्यूक्लियस, और इसके इधर इधर ये जो ऐसे लगा हुआ है कांटों की तरह, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। बात समझ गए। और अब इसके बाद जो ये वाला है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये पूरा क्या है, ये है एक्सॉन। अब देखो अब ये एक्सॉन है, तो यहाँ पे जो जुड़ा है इसको बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक, जिससे जुड़ा होता है। और इस एक्सॉन के ऊपर ऐसे ऐसे ना देखो कोटिंग, जैसे मान लो हम कह देंगे ये वाला एक एक्सॉन है ऐसे लंबा सा, तो इसमें ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे कवरिंग रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे
ये दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये कवरिंग है। बीच में क्या होता है एग्जाम, तो इस तरह इन्फॉर्मेशन ऐसे आएगी, इसे पास होगी। अब उसके बाद आओगे तो यहाँ पे ये बीच बीच में इसके जो होते हैं उसको बोलते हैं स्वान सेल, और जो ये नोड बनेगा उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और जो ये कवरिंग है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। बात समझ गए? इस कवरिंग का काम ये होता है कि अगर इसमें कवरिंग है तो इन्फॉर्मेशन और जल्दी से पहुंचेगा, क्योंकि जानते हो यहाँ से आएगा, ऐसे कूद के यहाँ जाएगा, कूद कूद के आएगा, जल्दी जल्दी खट खट, समझ गए? और मान लो अगर ये नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलेगा तो समझ लेगा। तो अगर माइलिन शीथ रहेगा तो वो तेजी से क्या होगा, आगे मूव कर से जंप कर करके आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाले सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। कभी कोई क्वेश्चन आता है, बस ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने क्वेश्चन आ जाता है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए पूरा लेबलिंग के साथ, तो बना। हाँ ये बहुत बहुत बार आ चुका है ये, समझ गए? इसको समझ गए ना? ये पूरा का ऊपर वाला क्या है, ये पूरा सेल बॉडी है। अब उसके बाद क्या है, इसमें के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब सुनो ध्यान से, इसमें इंफॉर्मेशन जैसे एक ये वाली है ना, अब इसी के नीचे दूसरी यहाँ से अटैच हो जाएगी, फिर उसके नीचे से जुड़ जाएगी। जैसे मान लो एक ये पेन है, एक दूसरा इसको जोड़ना है तो ये फिर ऐसे जुड़ेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा, ऐसे पूरा लॉन्ग चेन बन जाएगी, और जहाँ जहाँ पे जाएगा इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। तो इससे क्या ले जाता है इन्फॉर्मेशन, और किसको ले जाकर देता है, ब्रेन को। तो यही वाला इसमें सब पार्ट वही लिखा है इसमें। अब इसमें क्या होता है देखो, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये सब होता है। तो पहला ये है सेल बॉडी या साइटोन या स्ट्रोमा बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, इसमें देखो हम इसमें ये गॉल्जी बॉडी हम लोग पढ़े, गॉल्जी बॉडी होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होगा, एनर्जी देने का, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसको तो एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कुछ अदर कंपोनेंट भी देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद ये वाला, ये देख, ये आ गया, क्या बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ये देख लो ऐसे मूव करता है। और उसके बाद जो ये अगला वाला एक्सॉन है, तो एक्सॉन हमने बात ही कर लिया है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अच्छा एक इसमें जानते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह जाता है करंट, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे तो यहाँ कोई टच किया तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि आज टच किया कल पता चलेगा। पता लगा कि ये कोई यहाँ पे पिंच भाग गया, और हम कल समझ पाएंगे तब देखेंगे क्या हुआ। अच्छा समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता, मतलब तो ये एकदम इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह इसमें मूवमेंट होता है, तुरंत पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन। और अब इसमें अगर इसमें कहीं लिखेगा माइलिन शीथ वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखा है बात, लेकिन तुम लोग ये बात समझ जाओगी, अगर इसमें ये शीथ रहेगा तो इम्पल्स और तेजी से चलेगा, अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा स्लो चलेगा। बात समझिए? अब इसमें ये बात, अगला है डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स क्या होता है, ये ब्रांच अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। कौन? ये फिर रिसीव करेगा और नीचे दूसरी रहेगी तो दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। तो ये काम इसका करता है। बस हो गया, यही आपका नर्वस टिश्यू में पढ़ना था। तो अब हम लोग का ये पूरा टिश्यू खत्म हो चुका है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। इसका क्वेश्चन हमने टाइप करवा दिया है, तुम लोग को अलग से क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसके लिए तुम लोग तैयारी करते रहो, टेस्ट के लिए तैयार रहो। समझ रहे हो ना? बताएं किसी भी दिन अनाउंस कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहले भाई